बांड थ्योरी के बारे में बताएंगे। उसके पहले हमने आपको वार्नर्स थ्योरी के बारे में एक्सप्लेन कर दिया था, उसकी कमियों के बारे में, और उसकी कुछ कमियों को बैलेंस बांड थ्योरी के द्वारा रिप्लेस किया गया है। तो आज हम बैलेंस बांड थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे और इससे हम कैसे किसी कॉम्प्लेक्स के स्ट्रक्चर को डिफाइन करते हैं इसके बारे में अध्ययन करेंगे, और कैसे हम ये जानते हैं कि बैलेंस बांड थ्योरी के आधार पर कि कोई भी कॉम्प्लेक्स पैरामैग्नेटिक है कि डायमैग्नेटिक है, उन सभी चीज़ों का जो जानकारी होती है हम बैलेंस बांड थ्योरी के आधार पर करते हैं। और इस वीडियो में हम ये भी जानेंगे कि कौन सी ऐसी चीज़ें रही, कौन सी ऐसा थ्योरम रहा जिसको बैलेंस बांड थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाया, और इस कमी को क्रिस्टल फील्ड थ्योरी जो हम इसके अगले वाले वीडियो में बताएंगे उसके द्वारा इसकी कुछ कमियों को रिप्लेस किया गया। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम शुरू करते हैं। बैलेंस बांड थ्योरी क्या होता है? तो बैलेंस बांड थ्योरी में ये कहा जाता है कि कोई भी जो कॉम्प्लेक्स होता है, किसी भी कॉम्प्लेक्स में जो सेंट्रल मेटल होता है उसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होते हैं, और उस वैकेंट डी ऑर्बिटल में जो सेंट्रल मेटल होता है वो लिगैंड द्वारा दिए गए इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। तो कहते हैं कि वैकेंट डी ऑर्बिटल, वैकेंट डी ऑर्बिटल, वैकेंट डी ऑर्बिटल इन कॉम्प्लेक्स क्या कहा गया कि प्रत्येक कॉम्प्लेक्स में जो है सेंट्रल मेटल के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल, ईच कॉम्प्लेक्स सेंट्रल मेटल हैज वैकेंट डी ऑर्बिटल इन विच इट गेन द इलेक्ट्रॉन डोनेटेड बाय द लिगैंड, और इसी ऑर्बिटल में वह लिगैंड द्वारा दिए गए इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करता है। हम प्रयास करेंगे कि यह वीडियो जो है हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों बच्चों के लिए यूजफुल हो, इसलिए हम इसको दो बाइलैंग्वेज एक्सप्लेन कर रहे हैं। दूसरी बात ये कहता है कि नंबर ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल इज इक्वल टू द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ द कॉम्प्लेक्स। किसी भी कॉम्प्लेक्स का जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा उसी के बराबर वैकेंट ऑर्बिटल होते हैं। तो बोलेंगे वैकेंट ऑर्बिटल, वैकेंट ऑर्बिटल, वैकेंट ऑर्बिटल इज इक्वल टू कोऑर्डिनेशन नंबर। जितने नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर होंगे उतने ही वैकेंट ऑर्बिटल होंगे। तीसरी बात, वैकेंट डी ऑर्बिटल प्रोवाइडेड आफ्टर दी हाइब्रिडाइजेशन। जब हाइब्रिडाइजेशन होता है तभी ये वैकेंट ऑर्बिटल प्रोवाइड होते हैं। वैकेंट ऑर्बिटल प्रोवाइडेड, वैकेंट ऑर्बिटल provided after hybridization, क्या कहेंगे कि प्रत्येक कॉम्प्लेक्स में सेंट्रल मेटल के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है। दूसरी बात, जो वैकेंट ऑर्बिटल होते हैं वो कोऑर्डिनेशन नंबर के बराबर होते हैं। वैकेंट ऑर्बिटल प्रोवाइडेड आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन, जब हाइब्रिडाइजेशन होता है उसके बाद वैकेंट ऑर्बिटल प्रोवाइड किए जाते हैं। तीसरी बात कहते हैं कि जो डी ऑर्बिटल होता है यह हाइब्रिडाइजेशन में दो तरीके से पार्टिसिपेट कर सकता है। वैकेंट डी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट इन टू टाइप, एक होता है n-1d और एक होता है nd। यानी कि हाइब्रिडाइजेशन में डी ऑर्बिटल का दो तरीके से पार्टिसिपेशन होगा, एक होगा n-1d और एक होता है nd। अगर कॉम्प्लेक्स में n-1d का पार्टिसिपेशन है इसे बोलेंगे इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। अगर nd ऑर्बिटल का पार्टिसिपेशन होता है तो इसे बोलते हैं आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। हर चीज को ब्लैक बोर्ड पे लिखना संभव नहीं है, इसलिए जो इंपॉर्टेंट उसको हम लिख रहे हैं, बाकी हम बोल रहे हैं, आप उसको चाहें तो नोट कर सकते हैं। तो चौथा पॉइंट क्या होता है कि जो है हाइब्रिडाइजेशन में दो तरीके से डी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर सकते हैं, एक n-1d और एक होता है nd। n-1d मतलब होता है जिस ऑर्बिटल n ऑर्बिटल के जो प्रीसीडिंग ऑर्बिटल होगा वो होता है n-1d। अगर n-1d ऑर्बिटल का पार्टिसिपेशन होता है जिसे बोलते हैं इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स,
और जिस कॉम्प्लेक्स में nd ऑर्बिटल का पार्टिसिपेशन होता है उसे हम बोलते हैं आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। पांचवा, अगर इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, अगर n-1 d ऑर्बिटल का पार्टिसिपेशन है, जिसमें जो कॉम्प्लेक्स होगा वो मैक्सिमम डायामैग्नेटिक होगा, डायामैग्नेटिक होगा। अगर nd ऑर्बिटल का पार्टिसिपेशन है जिसमें कॉम्प्लेक्स पैरामैग्नेटिक होंगे, पैरामैग्नेटिक होंगे। ठीक, अगर फिर छठवां पॉइंट है, अगर n-1d अगर कॉम्प्लेक्स डायामैग्नेटिक है, अगर कॉम्प्लेक्स डायामैग्नेटिक है जिसे बोलते हैं लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, अगर जो है पैरामैग्नेटिक है, इसे बोलते हैं हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, इसे हम बोलते हैं हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। तो बहुत ही क्लियर चीज में अभी हम और ऐसा हम एक्सप्लेन करेंगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को, आपको बुक में कहीं भी नहीं मिलेगा। एक बार फिर से समझते हैं। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में पहला ये कहता है कि जो सेंट्रल मेटल होता है उसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होते हैं और उस वैकेंट डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जो लिगेंड इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है उसी वैकेंट डी ऑर्बिटल में रहता है। उसके बाद क्या होता है कि जो वैकेंट ऑर्बिटल होते हैं जितने क्वाड्रेशन नंबर होंगे उतने ही वैकेंट ऑर्बिटल होंगे। फिर कहता है कि वैकेंट ऑर्बिटल प्रोवाइडेड आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन के बाद वैकेंट डी ऑर्बिटल प्रोवाइड किए जाते हैं। उसके बाद डी ऑर्बिटल का दो तरीके से पार्टिसिपेशन होता है। अगर n-1 डी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करता है तो उस कॉम्प्लेक्स को बोलते हैं इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। अगर कॉम्प्लेक्स में n-d ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करता है तो उसे बोलते हैं आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। जो n-1 d ऑर्बिटल होता है ये डायामैग्नेटिक होता है और जो n-d ऑर्बिटल होता है वो पैरामैग्नेटिक होता है। अगर डायामैग्नेटिक हो रहा है तो उस कॉम्प्लेक्स को एक नाम और देंगे लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, और पैरामैग्नेटिक हो रहा है तो उसे बोलेंगे हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। ये 6 पॉइंट हो गया। अब हम 7वां पॉइंट के बारे में एक्सप्लेन करेंगे। बहुत ही डिटेल के बारे में जानेंगे इसके बारे में। अब फिर समझते हैं कि कॉम्प्लेक्स में 7 पॉइंट बता रहे हैं कि कॉम्प्लेक्स में सेंट्रल मेटल के ऑर्बिटल और लिगेंड ऑर्बिटल के बीच ओवरलैपिंग होती है। इन ए कॉम्प्लेक्स ऑर्बिटल ऑफ सेंट्रल मेटल एंड ऑर्बिटल ऑफ लिगेंड ओवरलैप टू ईच अदर। ठीक है, क्या है? ऑर्बिटल ऑफ सेंट्रल मेटल and ligand overlap क्या है? कॉम्प्लेक्स में मान लो कि ये आपका सेंट्रल मेटल है और ये लिगैंडों से घिरा हुआ है, तो क्या होगा? जो ऑर्बिटल का जो मेटल का ऑर्बिटल होगा और जो लिगैंड का ऑर्बिटल होगा ये दोनों क्या होंगे? एक दूसरे से ओवरलैप करेंगे। ठीक, ये कहा गया कि जो सेंट्रल मेटल का ऑर्बिटल होता है और लिगैंड का ऑर्बिटल से हम L मान लें तो उन दोनों के बीच ओवरलैपिंग होती है और जितना ज्यादा ओवरलैपिंग होगा बॉन्ड उतना ही स्ट्रांग बनेगा। एज मच ओवरलैपिंग बॉन्ड बिकम्स स्ट्रांगर। जितना ज्यादा ओवरलैपिंग होगा बॉन्ड उतना ही ज्यादा जो है स्ट्रांग होगा। फिर नेक्स्ट आता है कि नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट पार्टिसिपेट इन द बॉन्डिंग। किसी भी कॉम्प्लेक्स में जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते। नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट पार्टिसिपेट इन
डू नॉट पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग, मतलब कहने का मतलब है कि जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स है वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। फिर 9 पॉइंट आता है, अगर ऑर्बिटल में सब सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं, अगर सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं तो उनका जो बिहेवियर होगा वो होगा डायामैग्नेटिक, उनका जो बिहेवियर होगा डायामैग्नेटिक होगा, डायामैग्नेटिक। अगर इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हैं, अगर इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हैं तो हो जाएगा पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक। ठीक, अब एक 10वां पॉइंट हम बता देंगे कि कैसे हम उसके स्ट्रक्चर को डिफाइन करते हैं। तो थोड़ा हम मिटा देते हैं फिर उसको एक्सप्लेन करते हैं कैसे हम उसके स्ट्रक्चर को डिफाइन करते हैं। तो कोऑर्डिनेशन नंबर के आधार पर हम कॉम्प्लेक्स के स्ट्रक्चर को डिफाइन किया करते हैं। अगर हम यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर लिख दें और यहाँ पर हम हाइब्रिडाइजेशन लिख दें, हाइब्रिडाइजेशन, और यहाँ पर लिख दें स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर। तो अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है तो हाइब्रिडाइजेशन CsP होगा और स्ट्रक्चर आपका लीनियर होगा। ठीक, ये आप केमिकल बॉन्डिंग में भी पढ़े होंगे। तो वहाँ पर हम कोऑर्डिनेशन नंबर ले रहे हैं वहाँ पर नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड हुआ करता था। अब अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 3 है तो हाइब्रिडाइजेशन CsP2 होता है और इसका स्ट्रक्चर आपका ट्रिगोनल होता है। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 से 2 तरह के संकरण होते हैं, एक होता है sp3 और एक होता है dsp2। अगर संकरण हाइब्रिडाइजेशन sp3 है तो जो स्ट्रक्चर होता है वो टेट्राहेड्रल होता है। अगर dsp2 संकरण है तो जो स्ट्रक्चर होता है वो स्क्वायर प्लेनर होता है। ठीक, उसी तरह से अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 5 है तो दो तरह के संकरण होते हैं, एक होता है sp3d और एक होता है dsp3। अगर sp3d है तो इस केस में जो आपका स्ट्रक्चर होता है वो इस तरह का होता है, और अगर dsp3 है तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है आपका, ये जो आपका स्ट्रक्चर होगा इसको हम ऊपर बना दे रहे हैं। अगर sp3 स्ट्रक्चर है तो इस तरह का स्ट्रक्चर होगा। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 5 में ही संकरण अगर आपका dsp3 है इसका जो संकरण होगा पेंटागोनल होगा। ठीक, अब जो है कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के बारे में बात करते हैं। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, इस बात को आप याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 2 तरह के संकरण होंगे, एक sp3d2 होगा और एक d2sp3 होगा, और दोनों ही केस में जो स्ट्रक्चर होगा वो ऑक्टाहेड्रल होगा। ठीक, तो क्या है कि हम कोऑर्डिनेशन नंबर के आधार पर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के आधार पर किसी भी कॉम्प्लेक्स का स्ट्रक्चर को डिफाइन कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक चीज हम कॉम्पिटिटिव चीजें हम बता रहे हैं, आप उसको ध्यान देंगे कि क्वेश्चन में ये पूछा गया था, एक क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेते हैं। इसमें पूछा गया एक क्वेश्चन है कि जो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में जो dsp2 संकरण होता है तो d में कौन सा ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करता है। आप बात को समझेंगे कि अगर क्वेश्चन नंबर 3 है तो हमने बताया था कि इसमें 2 तरह के हाइब्रिडेशन हो सकते हैं, एक sp3 और एक होता है dsp2। अगर हाइब्रिडेशन sp3 है तो जो स्ट्रक्चर होगा वो आपका टेट्राहेड्रल होगा, अगर dsp2 है तो स्क्वायर प्लेनर होगा। अगर स्क्वायर प्लेनर में जो d ऑर्बिटल आपको दिख रहा है, d के हम जानते हैं 5 ऑर्बिटल होते हैं, dxy, dyz, dzx, x² - y² और dz²। तो पूछा जाता है कि जो d ऑर्बिटल है
पांचों ऑर्बिटल में कौन सा ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करता है, तो आप याद रखेंगे dx² - y²। ठीक, और जो हम आपको जो है sp3d2 के बारे में बताए हैं, इसमें आपको दो ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं, dx² - y² और dz²। ये बहुत इंपॉर्टेंट, एक कंपटीशन के दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सा ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करता है। अब हम जो है कुछ कॉम्प्लेक्स के स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे कि कैसे किसी कॉम्प्लेक्स का स्ट्रक्चर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के आधार पर निकाला जाता है। तो एक हम कॉम्प्लेक्स ले रहे हैं ZnCl4, एक कॉम्प्लेक्स हम ले रहे हैं ZnCl4 पे कॉम्प्लेक्स देख ले रहे हैं -2। ठीक, तो किसी भी कॉम्प्लेक्स का स्ट्रक्चर निकालने से पहले हम ये पहले समझते हैं कि उस कॉम्प्लेक्स में जो सेंट्रल मेटल है उसका ऑक्सीजन स्टेट कितना है। तो हम इस कॉम्प्लेक्स में आसानी से समझ सकते हैं इसका ऑक्सीजन स्टेट है क्या है, Zn+2 है। तो पहले हम जो सेंट्रल मेटल है उसका हम एटॉमिक नंबर लिखते हैं। जिंक का कितना होता है, जिंक का 30 होता है। तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा आपको हो जाएगा 3d10 4s2। तो हम इसको ऑर्बिटल के रूप में पहले लिख लेंगे 3d10 4s2 और 4p हम बना लेते हैं। अगर हमको आवश्यकता पड़ेगा तो हम इसका यूज करेंगे। 5 ऑर्बिटल 1 2 3 4 और ये 2 ऑर्बिटल में इसमें 5 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 ऑर्बिटल, सब इलेक्ट्रॉन क्या है, पेयर्ड है, पेयर्ड है। अब हम देखते हैं इस कॉम्प्लेक्स में जिंक का ऑक्सीजन स्टेट कितना है। इस कॉम्प्लेक्स में जिंक ऑक्सीजन स्टेट Zn+2 में है। हमने आपको इसका निकालने के लिए नियम बताया था, तो लिखेंगे Zn+2। अब Zn2+ में देखते हैं, पहले 30 इलेक्ट्रॉन था, अब हो गया ये 28 इलेक्ट्रॉन। हम केवल आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन से लिखते हैं। अब इसमें जो इलेक्ट्रॉनिक को निकाल देंगे, इसका बचेगा 1 2 3 4 3d10 4s और 4p। इसमें सारे इलेक्ट्रॉन क्या हैं, पेयर्ड हैं। ठीक, तो हमने आपको वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में बताया है कि आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन वैकेंट ऑर्बिटल प्रोवाइडेड। जब संकरण होता है तभी वैकेंट ऑर्बिटल क्या होते हैं, प्रोवाइड किए जाते हैं। और हमने ये भी बताया था कि जितने नंबर ऑफ क्वाड्रेशन नंबर होंगे उतने ही वैकेंट ऑर्बिटल होंगे। यहाँ पर क्वाड्रेशन नंबर 4 है तो वैकेंट ऑर्बिटल 4 वैकेंट ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे। और ये जो है 1s और 3p ऑर्बिटल जब जो है हाइब्रिडाइज होंगे तो बनाएंगे sp3 ऑर्बिटल्स। ये क्या होंगे, sp3 ऑर्बिटल क्या करेंगे, ओवरलैप करेंगे। और जब ओवरलैप करेंगे तो क्या करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ sp3 ऑर्बिटल क्या करेंगे, वैसे ही हम लिख देंगे 3d10 और इसमें जो चारों ऑर्बिटल है इनको हम एक साथ लिख देते हैं, 1 2 3 4। एक s का है और एक s का है, 4 ऑर्बिटल चाहिए हमको, 1 2 3 4, इसको हम एक मिटा देते हैं। इसमें एक s का है और 3p का है और ये हो जाएगा sp3 संकरण। ठीक, अब क्या करेंगे, इसको हम भर देंगे। सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड रहेंगे। एक 2 3 4 5। ठीक, अब क्या करेंगे, जितना ही नंबर ऑफ लिगेंड है हर लिगेंड क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। अब कॉम्प्लेक्स में क्या होगा, यह है 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन आकर के भरे जाएंगे। 1 2 3 1 2
3 4, ये चारों लिगैंड द्वारा 2 इलेक्ट्रॉन दिया गया और ये है आपका कॉम्प्लेक्स 1 2 3 4। इसमें सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड रहेंगे और यहाँ पर लिखेंगे इलेक्ट्रॉन्स provided by 4 ligand, इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइडेड बाई 4 लिगैंड्स। आप इस चीज को ध्यान से पहले देख लेंगे, इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइडेड बाई 4 लिगैंड्स, और यहाँ पर लिख देंगे फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स, फॉर्मेशन ऑफ ZnCl4 के ठीक। अब हम देख पा रहे हैं कि इसमें आप ध्यान से देखेंगे सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं, और अगर सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं तो इसका जो मैग्नेटिक बिहेवियर होगा वो डायामैग्नेटिक होगा। आप इस चीज को देख सकते हैं। अब हम इसको थोड़ा सा ऊपर का मिटा दे रहे हैं। अगर हम मैग्नेटिक बिहेवियर के बारे में बात करें मैग्नेटिक बिहेवियर की बात करें, मैग्नेटिक बिहेवियर तो बोलेंगे सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं तो हो जाएगा डायामैग्नेटिक, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं तो डायामैग्नेटिक हो जाएगा। अब बताएंगे कॉम्प्लेक्स हमारा कौन सा है, यह है आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, क्योंकि जो है कोई इनर ऑर्बिटल पार्टिसिपेट नहीं किया है, ठीक। और मैग्नेटिक बिहेवियर हो गया डायामैग्नेटिक, और इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा, मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, वो 0 होगा, क्योंकि जब वो डायामैग्नेटिक है इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, 0 होगा। अब हम जो है एक दूसरे तरह के कॉम्प्लेक्स को एक्सप्लेन करेंगे। अब हम दूसरा कॉम्प्लेक्स ले रहे हैं। अब हम जो है डायरेक्ट आपको कॉम्प्लेक्स बना के सिर्फ दिखा रहे हैं कि कैसे कैसे कॉम्प्लेक्स होते हैं। और एक हम कॉम्प्लेक्स ले रहे हैं NiCN4 2 माइनस, NiCN4 के 2 माइनस। इस कॉम्प्लेक्स में हम देखेंगे जो निकेल का स्टेट है वो Ni+2 के रूप में है, Ni+2 के रूप में है। और हम क्या करेंगे, पहले निकेल का होता है 28, और निकेल का 28 होता है तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 3d8 4s2 होता है। तो 3d8 में क्या करेंगे, 8 को भर देंगे, 1 2 3 4 8 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8, और यहाँ का यस है 2 इलेक्ट्रॉन भर देंगे, और p ऑर्बिटल हम अपना रख दे रहे हैं। 4p यूज करेगा तो इसका हम यूज करेंगे। अब हम क्या करेंगे, इस कॉम्प्लेक्स में निकेल +2 ऑक्सीजन स्टेट में है तो निकेल को +2 ऑक्सीजन स्टेट में लिखेंगे, Ni+2 और +2 करेंगे तो बाहर के दोनों इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, बाहर के दोनों इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। तो अब ये हो जाएगा आपका स्ट्रक्चर 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, ठीक। और यहाँ पर दोनों इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएंगे और ये ऐसे बच जाएगा, ठीक। अब क्या है, हमने बताया था कि जितने नंबर ऑफ क्वार्टर नंबर होते हैं उतने ही नंबर ऑफ वैकेंट ऑर्बिटल होते हैं, ये हो गया। अब हम देखेंगे कि जो हमारा कॉम्प्लेक्स है ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है कि वीक लिगेंड है। तो हम इसके जब
क्रिस्टल फील्ड थ्योरी बताएंगे तब बताएंगे कि जो साइनाइड होता है ये स्ट्रांग लिगेंड होता है और इसके अंदर टेंडेंसी होती है कोई इलेक्ट्रॉन को पेयर कर देता है। तो क्या होता है, ड्यू टू स्ट्रांग लिगेंड, ड्यू टू स्ट्रांग लिगेंड, ड्यू टू स्ट्रांग लिगेंड क्या होगा, ड्यू टू स्ट्रांग लिगेंड इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग हो जाता है, इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग होता है 1 2 3, इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग हो जाएगा। तो ये दो इलेक्ट्रॉन पेयर हो जाएंगे, तो 1 2 3 इलेक्ट्रॉन पेयर हो जाएंगे और अब आपका ये ऑर्बिटल वैकेंट रह जाएगा और एक ऑर्बिटल ये बचेगा और इसमें से आपके दो ऑर्बिटल यूज होंगे। तो जितने नंबर ऑफ लिगेंड होते हैं उतने नंबर ऑफ वैकेंट ऑर्बिटल होंगे। तो 4 लिगेंड है तो 4 वैकेंट ऑर्बिटल, 1 2 3 4, इतने ऑर्बिटल का DsP2 का क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन होगा और इतने ऑर्बिटल्स क्या होंगे, हाइब्रिडाइजेशन में भाग लेंगे और फिर इस कॉम्प्लेक्स में फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स, फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स, फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स, जब कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होगा तो एक एक लिगेंड द्वारा 2 इलेक्ट्रॉन दिया जाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन जो है एक एक ऑर्बिटल में आकर के फुलफिल हो जाएंगे और ये जो है उसी तरह का हो जाएगा 1 2 3 4 और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन इसके द्वारा आ गया, एक इलेक्ट्रॉन इसके द्वारा और यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, इलेक्ट्रॉन इसमें आ गया, इसमें आ गया। ठीक, इतने जो ऑर्बिटल हैं ये एक डी है, एक एस है और 2 पी ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज करेंगे और इसी 4 ऑर्बिटल में जो है 4 लिगेंड द्वारा इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड किए जाएंगे। तो कहेंगे इलेक्ट्रॉन प्रोवाइडेड, इलेक्ट्रॉन प्रोवाइडेड बाय Cl माइनस लिगेंड, इलेक्ट्रॉन प्रोवाइडेड बाय Cl माइनस लिगेंड। अब हम देख पा रहे हैं कि ये जो हमारा कॉम्प्लेक्स है सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं, इसका जो भी मैग्नेटिक बिहेवियर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डायमैग्नेटिक। इसका मैग्नेटिक बिहेवियर हम नोट करना चाहें, मैग्नेटिक बिहेवियर, अगर हम मैग्नेटिक बिहेवियर को नोट करना चाहें तो बोल सकते हैं मैग्नेटिक बिहेवियर, मैग्नेटिक बिहेवियर क्या है, सारे सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं तो क्या रहेगा डायमैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक। और ये देखो कॉम्प्लेक्स, देखो किस तरह का कॉम्प्लेक्स है, इसमें Z-1 जो है टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स, टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स कैसा है, इसमें हम देखेंगे, हमने बताया था कि अगर N-1 डी ऑर्बिटल होता है तो होता है इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, ये हो जाएगा इनर ऑर्बिटल, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स और इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है तो ये हो जाएगा लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। ये थोड़ा सा याद रखेंगे इस चीज को कि अगर N-1 डी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करता है तो वो होता है इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, अगर N डी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेगा तो होता है आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स में जो कॉम्प्लेक्स होता है लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होता है। इस चीज को आप थोड़ा ध्यान देंगे। अब हम जो है एक एग्जांपल हम और ले लेते हैं, इसमें हम एक एग्जांपल और ले लेते हैं, आप इस चीज को नोट कर सकते हैं। एक कॉम्प्लेक्स हम 6 पार्टीशन का ले रहे हैं ताकि हर तरह का कॉम्प्लेक्स हो जाए। अब हम एक कॉम्प्लेक्स ले रहे हैं 6 पार्टीशन कॉम्प्लेक्स,
Cr NH3 पे 4 कॉम्प्लेक्स दे रहे हैं माइनस CH3 पे 6 CH3 पे 6 3 माइनस ये कॉम्प्लेक्स ले रहे हैं। और हम जानते हैं कि जो क्रोमियम होता है इसका परसेंट नंबर जो है क्रोमियम का 24 होता है। तो क्रोमियम का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 3d5 और 4s1 होता है। ये अपवाद है, तो 3d5 रहेगा तो d ऑर्बिटल 5 इलेक्ट्रॉन, ये 5 ऑर्बिटल हो गया, 1 2 3 4 5 ऑर्बिटल, ये होंगे आपके s ऑर्बिटल और यहाँ पे हो जाएंगे आपके p ऑर्बिटल और यहाँ पर हो जाएंगे आपके d ऑर्बिटल। हमको यूज करना होगा तो हम करेंगे, क्योंकि 6 है तो 6 ऑर्बिटल हमारे पास आना चाहिए, 4s 4p और ये 4d, 1 2 3 4 5। तो क्रोमियम तो 5 है तो इसमें 5 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, 1 2 3 4 5 5 इलेक्ट्रॉन रहेंगे और एक इलेक्ट्रॉन आपके s ऑर्बिटल में रहते हैं, एक ऑर्बिटल आपके s ऑर्बिटल में रहते हैं। तो हम यहाँ थोड़ा इसको लिख दे रहे हैं 4s1। अब क्या करेंगे, इस कॉम्प्लेक्स में जो क्रोमियम है वो क्रोमियम +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो अब जो है क्रोमियम से अगर हम Cr3+ बनाते हैं तो इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन हमको निकालना होगा, इसमें से हमको 3 इलेक्ट्रॉन निकालना होगा। तो 3 इलेक्ट्रॉन हमारे इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगा और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगा। ये कैसे बनेगा, तो 3d और 4s 4p और यह 4d, इसको हम बना दे रहे हैं 1 2 3 4 1 2, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा और 2 इलेक्ट्रॉन इसमें से निकलेंगे, 1 2 3 4, 2 इसमें से 1 इसमें से, तो 1 2 3 हो गया, इसमें से निकल गया, इसमें इलेक्ट्रॉन निकल गया। ठीक, अब हम देखते हैं कि जितने नंबर ऑफ क्वार्टर्स होते हैं उतने नंबर ऑफ ऑर्बिटल क्या करते हैं, हाइब्रिडाइज होते हैं। तो कुछ चूंकि क्वार्टर नंबर 6 है तो 6 ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज होगा। तो 2 क्योंकि अमोनिया है जो है तो 2 ऑर्बिटल इसके d2sp3 होगा, 2 ऑर्बिटल इसके ओवरलैप होंगे, एक इसका और 3 इसका, और जो संकरण होगा इतने सारे ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे। तो लिखेंगे d2sp3 हाइब्रिडाइजेशन, d2sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। तो हम इसको इस ऑर्बिटल को यहाँ ले रहे हैं 1 2 3 और इसके जो 5 ऑर्बिटल अगर हम एक साथ लिख दें 2 3 3 6 1 2 3 4 5, ये हो जाएगा आपका d2sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ये 5 ऑर्बिटल हो गए और ये आपके हो गए d ऑर्बिटल, इसका कोई यूज नहीं है, इसका कोई यूज नहीं है। अब हम देख पा रहे हैं कि इसमें 2 d का है, 1 s का है और 3 p का है, और इसी 5 ऑर्बिटल जब ओवरलैप किए हैं इसमें से जो 6 लिगेंड हैं जो है 2 इलेक्ट्रॉन को देंगे, 1 2 3 4 5 6 और 6 ऑर्बिटल में फुलफिल होंगे। तो लिखेंगे फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स, फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कैसे होगा, ये हम जो डी ऑर्बिटल है हम एक साथ लेते हैं, तो कोई कंफ्यूजन नहीं। और यहाँ पर जो हमारे 6 ऑर्बिटल हैं इसमें से इलेक्ट्रॉन भेजेंगे, 1 2 3 4 5 6 ऑर्बिटल हैं, इसमें हम 2 इलेक्ट्रॉन को भर देंगे और यहाँ लिखेंगे इलेक्ट्रॉन प्रोवाइडेड बाय, इलेक्ट्रॉन प्रोवाइडेड बाय 6 लिगेंड, 6 अमोनिया लिगेंड दे देंगे, 6 अमोनिया लिगेंड। ठीक, तो कहने का मतलब है कोई भी कॉम्प्लेक्स हो तो सबसे पहले कॉम्प्लेक्स में सेंटर मीटर का जो है आउटर ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखते हैं। अगर
फिर देखते हैं कि कॉम्प्लेक्स में जो सेंट्रल मेटल है उसका ऑक्सीजन स्टेट कितना है, उस ऑक्सीजन स्टेट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। फिर देखते हैं कि जो हमारा लिगैंड है, अगर वो स्ट्रांग लिगैंड रहेगा तो पेयरिंग होगा, और स्ट्रांग लिगैंड नहीं रहेगा तो पेयरिंग नहीं होगा। और फिर जितने नंबर ऑफ क्वार्ट्ज नंबर होंगे उतने नंबर ऑफ ऑर्बिटल ओवरलैप करके हाइब्रिडाइजेशन करेंगे। और एक ऑर्बिटल में क्या होता है कि एक ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन द्वारा, एक ऑर्बिटल में एक लिगैंड द्वारा दो इलेक्ट्रॉन को भरा जाता है, और जितने नंबर ऑफ लिगैंड्स होंगे उतने नंबर ऑफ वैकेंट ऑर्बिटल्स होंगे। तो अब हम जो है इसके कुछ लिमिटेशंस के बारे में पढ़ते हैं कि कौन सी ऐसी लिमिटेशंस है जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाई। लिमिटेशंस, और जो है इसके लिमिटेशंस के बारे में पढ़ते हैं, क्या इसकी कमियां हैं। लिमिटेशंस क्या है? तो सबसे पहली बात यह है कि बैलेंस बॉन्ड थ्योरी कैन नॉट एक्सप्लेन द डिटेल्ड मैग्नेटिक बिहेवियर। तो क्या है? कैन नॉट एक्सप्लेन डिटेल्ड मैग्नेटिक बिहेवियर, मैग्नेटिक बिहेवियर। ठीक है, तो जो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी है वो कॉम्प्लेक्स के मैग्नेटिक बिहेवियर को डिटेल में एक्सप्लेन नहीं कर पाया। और दूसरी बात है कि स्ट्रांग लिगैंड और वीक लिगैंड के बीच में ये कोई पहचान नहीं कर पाया। डू नॉट नो अबाउट स्ट्रांग एंड वीक लिगैंड, मतलब कि कौन सा लिगैंड स्ट्रांग है और कौन सा लिगैंड वीक है, इसके बारे में भी स्ट्रांग बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बारे में एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। ठीक है, और तीसरा इंपॉर्टेंट है स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स, not explained by वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। यानी कौन सा कॉम्प्लेक्स ज्यादा स्टेबल होगा ये बैलेंस बॉन्ड थ्योरी द्वारा एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। तो एक बार फिर से हम लिमिटेशन बारे में पढ़ेंगे कि बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के द्वारा कॉम्प्लेक्स के मैग्नेटिक बिहेवियर का डिटेल एक्सप्लेन नहीं किया जा सका। और दूसरी बात कि कौन सा लिगैंड स्ट्रांग है और कौन सा लिगैंड वीक है, इसके बारे में भी कोई डिटेल जानकारी बैलेंस बॉन्ड थ्योरी नहीं मिलती है। और तीसरी बात कि जो है कौन सा कॉम्प्लेक्स स्टेबल होगा और कौन सा कॉम्प्लेक्स लेस स्टेबल होगा, इसके बारे में भी बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के पास कोई जवाब नहीं था। और इन सारी कमियों को सॉर्ट आउट करेंगे हम क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।